नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 28 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग शेयर करें और देखते हैं आज की क्लास में वो कौन कौन से इवेंट्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे न्यूज हैं जो देश दुनिया में घटित हो रहे हैं और जहां से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उन सारी चीजों को हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे और जो कुछ भी चीजें जो न्यूज में चल रही हैं, कोई पर्सन है, अगर कोई प्लेस है जो न्यूज में है, उससे रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चंस भी होंगे उनको भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूला करें, क्योंकि बहुत ऐसी सारी चीजें मैं बताने का प्रयास करती हूँ जो इसमें मेंशन नहीं होते, लेकिन फिर भी वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें नोट डाउन कर लिया करिए आप लोग। ठीक है, चलिए देर नहीं करेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले कहना चाहूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास के वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए आते हैं अपनी क्लास पे और सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस आईआईटी संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए एक कृत्रिम हृदय बनाया गया है और ये किस आईआईटी संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। आपके सामने ऑप्शंस दिख रहा है, वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप सभी लोग दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी। ठीक है, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने ये कृत्रिम हृदय बनाया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है, क्योंकि आईआईटी कानपुर तो ये यूपी स्पेशल से भी रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो ये जो आईआईटी कानपुर के जितने भी विशेषज्ञ हैं, जो शोधकर्ता हैं, जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे स्क्रीन पे उस हार्ट की तस्वीर, उस हृदय की तस्वीर देख रहे हैं। तो जिनको भी हृदय रोग होगा, जो भी हार्ट डिजीज किसी को होगी, हार्ट से संबंधित कोई समस्या होगी, उस समस्या से निजात दिलाने के लिए ये जो है ये आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया गया है आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा। यहाँ पे जो आईआईटी कानपुर के जो निदेशक हैं अभय करिंदकर, उन्होंने ये बताया है कि अभी जो है ये जो कृत्रिम हृदय बना हुआ है, इसका अभी एक तरीके से परीक्षण कार्य जो है वो अगली साल यानी कि फरवरी और मार्च से शुरू किया जाएगा। पहले जानवरों पे किया जाएगा। ठीक है, और अगर ये फिर सफल होगा तो फिर ह्यूमंस में इसका ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसके बाद देखिए काफी ज्यादा जो हार्ट ट्रांसप्लांट है इसके बाद काफी आसान होगा। जो भी गंभीर रोगी हैं, जो हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हैं जिनको, उनको आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें अध्ययन जब सफल होगा, जैसा कि हमने बताया, तो अगले 2 साल के बाद 2 साल में मनुष्यों को ये जो है प्रत्यारोपण किया जाएगा। कौन सा? ये आर्टिफिशियल हार्ट। ठीक है, वर्तमान में देखिए अगर भारत जो है, अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो ऐसे जो है जो कुछ भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इस तरह की जो चीजें, जो उपकरण होते हैं, ऐसे चीजों के लिए भारत बहुत ज्यादा दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर इस तरह की चीजें, जो उपकरण है, जो इम्प्लांट है, वो अभी भी हम 80% जो है वो दूसरे कंट्री से क्या करते हैं दोस्तों, इंपोर्ट करते हैं, उनका आयात करते हैं। इसके बाद अगर देखें तो बाकी का जो बस 20% उपकरण जो है, इम्प्लांट, वो भारत में बनाया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इस आविष्कार के, इसको बनाए जाने के बाद, ये जो बनाया गया है कृत्रिम हृदय तैयार किया गया, इसके बाद हमारे दूसरों देशों पे क्या होगी, थन निर्भरता कम होगी और बहुत सारे जो है हार्ट डिजीज से रिलेटेड समस्याओं को निजात आसानी से मिल सकेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा ये प्रयास है। देखिए आगे क्या होता है। अगले साल मार्च 2023 मतलब फरवरी मार्च में इसका क्या किया जाएगा, जानवरों पे परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मन्ना नाल नथल रवु मंदरम यानी कि मनम योजना शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मनम योजना शुरू की गई है, ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए, यानी कि तमिलनाडु की सरकार ने मनम योजना शुरू किया है। मनम, जिसका हमें फुल फॉर्म क्या देखने को मिला है दोस्तों, मन्ना नाल नलथा थरवु मंदरम। ठीक है, मनम योजना, तो ये तमिलनाडु की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने इस योजना की शुरुआत किया है। तो वहां पे जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं
ठीक है। उन स्टूडेंट के जो कुछ भी देखिए वहां पे जो स्टूडेंट हैं वो काफी ज्यादा, आजकल के बच्चे काफी तनाव में रहते हैं और काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर लेते हैं, इससे उनको काफी मानसिक बीमारियां हो जाना, जिसकी वजह से कभी कभी इस तरह के निर्णय में आ जाते हैं कि आत्महत्या जैसी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, तो जो उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से उनको मनोवैज्ञानिकों का सहायता मिले, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनके एक तरीके से साइकोलॉजी को समझ करके उनकी हेल्प कर सके, उनके मेंटल हेल्थ को ठीक कर सके, इसी उद्देश्य से तमिलनाडु की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। देखिए अभी हाल फिलहाल के कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं कि वहां पे ये देखा गया है कि जो मेडिकल कॉलेज के जो छात्र मतलब जो कुछ भी स्टूडेंट रहे हैं, स्टूडेंट में सुसाइडल यानी कि आत्महत्या करने की दर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, काफी ज्यादा वो तनाव में रहने लगे, काफी ज्यादा डिप्रेशन, और जानते डिप्रेशन जब एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है या फिर हम उस स्थिति में, मानसिक स्थिति में नहीं रहते कि हम परिस्थितियों को समझ करके उसका कोई समाधान निकाल सके, और हमें एक ही चीज फिर दिखने लगता है कि चलो एक ही चीज है, चलो चीजें खत्म कर दें। तो इस स्थिति में जब बहुत ज्यादा वहां पे बच्चे तनाव में आकर के आत्महत्या करने लगे, तो वहां के इसीलिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की कि वहां के जो मेडिकल छात्र हैं उन छात्रों को क्या किया जाएगा कि एक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वो जो भी वहां के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनको क्या करें, एक तरीके से हेल्प कर सके, उनकी मानसिक स्थिति को समझ करके उनके समय जो कुछ भी चुनौतियां हैं, किस लिए वो तनाव में है, उस तनाव का समाधान दे करके उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकें। ठीक है, उद्देश्य क्या है, जो छात्र में बढ़ रही आत्महत्या की दर है उसको कम करना, और साथ ही साथ देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य से जो पीड़ित लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो छात्र हैं, उनको सही उपचार दे करके उनको ठीक करना, और इसी के लिए जो है मेडिकल छात्रों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों ये इस जो है योजना का उद्देश्य। इस पहल की जो शुरुआत की गई है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, वहां पे जो जिले हैं जिसका नाम है देखिए तिरुचि, ठीक है, तिरुचि, पुडुकोट्टी और करूर, इन जिलों में जो है इन सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस पहल की शुरुआत की गई है। पहल के देखा जाए तो पहल के तहत छात्रों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे पहल के तहत होना चाहिए था, जो छात्र हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से भी संपर्क करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसका नंबर देखिए क्या है, यहाँ पे 14416। ठीक है, ताकि अगर किसी भी तरह का उनको डिप्रेशन का कोई मानसिक तनाव आ रहा है तो वो क्या करें, जो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे वो संपर्क कर सके इस हेल्पलाइन से, और एक तरीके से अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सके। इसी उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, आइए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने एक नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक देश है जिसने वहां पे जो 16 वर्ष के बाद के जो लोग हैं उनको अपने जेंडर में चेंज करने के लिए ये कानून पारित किया गया कि वो अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये जो कानून है ये कौन सा है दोस्तों, ट्रांसजेंडर कानून पारित जो किया गया है वो किया गया है स्पेन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्पेन ने एक कानून पारित किया है, ट्रांसजेंडर कानून नया पारित किया गया है। वहां पे जो स्पेनिश जो संसद है उसकी जो निचला सदन है, लोअर हाउस है, उसमें जो है जितने भी 16 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनको क्या कहा गया है कि उन व्यक्तियों को चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बिना, ध्यान रखिएगा किसी भी उनको मेडिकल से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, के बिना कानूनी रूप से जो दर्ज उनका लिंग है, जो उनका सेक्स है, ध्यान रखिएगा, उनको बदलने की अनुमति देने वाले एक उपाय को मंजूरी दी है। ठीक है, तो एक तरीके से जो कुछ भी जैसे बाय बर्थ वो लड़का थे या लड़की थे, ठीक है, तो अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं। जो है 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति जो है वो अपने एक तरीके से लिंग परिवर्तन करा सकते हैं। ठीक है, बिना किसी चिकित्सा पर्यवेक्षण के। ठीक है, तो ये जो है वहां के निचली सदन ने ऐसा जो है उपाय को मंजूरी दी है। अभी जो वहां पे केंद्र वाम गठबंधन की सरकार है, इसके द्वारा जो तैयार किया गया कानून है उसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे 14 से लेकर के 16 वर्ष के जो आयु के जो नाबालिग हैं उनके माता पिता या कानूनी अभियोक्ताओं के साथ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और साथ ही अगर कोई 12 से लेकर के 13 वर्ष के बीच के लोग हैं, लोगों को स्थानांतरित करने के लिए न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन के साथ साथ ये अप्रूवल दिया गया है कि वो अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं स्पेन की, ठीक है, जो कि यूरोप का एक कंट्री है, और देखा जाए जो फ्रांस यहाँ पे यूरोपियन मेंबर भी है, और ये फ्रांस के बाद देखा जाए यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, देश है। आप यहाँ पे मैप देख रहे होंगे, अटलांटिक और मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित ये देश स्पेन। ठीक है,
जिसकी कैपिटल दोस्तों बात किया जाए क्या है, मैड्रिड है, ठीक है। और इसकी देखिए सीमाएं कहाँ कहाँ से लग रही हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो उत्तर पूर्व की तरफ फ्रांस से और यहाँ पे पुर्तगाल से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है भूमध्य सागर से और अटलांटिक महासागर से लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए छोटा सा एक स्ट्रेट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रेट है। मैंने आपको स्ट्रेट के बारे में बताया क्या होता है ना। स्ट्रेट यानी कि क्या करते हैं, जल संधि, दो जलों को जोड़ रहे हैं और दो भूमियों को अलग कर रहे हैं। दो जल कौन कौन से, अटलांटिक और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहे हैं और स्पेन और मोरक्को को अलग क्या कर रहे हैं, माफ करिए, इनको जोड़ रहे हैं और इन्हें अलग कर रहे हैं, स्पेन और मोरक्को को। ये कौन सा यहाँ पे स्ट्रेट है, पूछा गया है कई बार आपसे एग्जाम में, तो जिब्राल्टर, ठीक है। जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच में है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे यूरो जो है इसकी करेंसी है और यहाँ पे फिलिप 6 जो है यहाँ के इस समय राजशाही भी है यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट भी है। प्रधानमंत्री यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो साnchez, ठीक है। चलिए आपसे एक मेरा प्रश्न है, आपने यहाँ पे पॉलिटिकल मैप देखा, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लंबी सीमा साझा कर रहा है स्पेन फ्रांस से। दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि फ्रांस और स्पेन के बीच में उस पर्वत का नाम बताइए जो इनके बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। एकदम बीचों बीच जो है पर्वत स्थित है, वो पर्वत श्रेणी स्थित है यहाँ पे, और वो पर्वत श्रेणी जो है फ्रांस और स्पेन के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है। चलिए आप फिजिकल मैप देखिए और मुझे यहाँ पे इसका आंसर करिए, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा संशोधित बैंक लॉकर नियम कब से प्रभावी रूप से लागू होगा। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से नया बैंक लॉकर नियम लाई है आरबीआई ने, और इसको देखिए प्रभावी रूप से लागू करने का जो डेट आई है वो है 1 जनवरी 2023। तो नए साल से ही जो है संशोधित जो नया बैंक लॉकर नियम आया है, जो रूल आया है, उसको प्रभावी कर दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा। और यहाँ पे ये जो है आरबीआई ने कहा है कि जो संशोधित जो बैंक लॉकर नियम आया है उसको 1 जनवरी 2023 से क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, लागू कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो आरबीआई ने जो देश के सभी जो बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, उन्हें क्या कहा है कि जो 1 जनवरी से जो भी उनके जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं बैंकों के, उन ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीकरण करने को कहे, ठीक है। तो एक तरीके से जो नया नियम आया है उसके तहत जो है इनके कस्टमर और बैंक के बीच में समझौते करने को कहा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में देखा जाए, यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है, जो बैंक लॉकर होते हैं जिसमें आप लोग बहुत सारे अपने, कई लोग जिनके गोल्ड होते हैं, बहुत सारे सेविंग्स वगैरह लॉकर में रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है बैंक लॉकर के नियम में बदलाव होने के लिए यहाँ पे बदलाव हुआ है, 1 जनवरी से बदलाव होने वाला है, ठीक है। और इसी को प्रभावी किया जाएगा। और रिजर्व बैंक की जो डिवाइस है, माफ करिएगा, जो रिवाइज नियम है उसके अनुसार बैंक ये तय करेगी कि उनके लॉकर समझौते में कोई अनुचित नियम या शर्त शामिल ना हो। तो देखिए ये जो नया नियम आया है, सबसे पहले ये तो लागू हो रहा है 1 जनवरी 2023 से, और इस नियम में बैंक ये तय करेंगे, जितने भी बैंक हैं उनके जो लॉकर समझौते में किसी भी तरह का कोई भी अनुचित और बेकार का कोई ऐसी कंडीशन न रखी जाए। ये बात जो है आरबीआई इस बात का प्रयास कर रहा है। नए नियम लागू होने के बाद देखिए बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमें बैंकों का दायित्व तो बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपने गए बैंक में, आप बैंक के आप कस्टमर है, आपका लॉकर है वहां पे, और आपको पता है कि आपको अगर ऐसा कभी एहसास हो रहा है कि आपके बिना अनुमति के आपके लॉकर से किसी ने छेड़छाड़, बैंक ने छेड़छाड़ किया है, किसी ने छेड़छाड़ किया है, उसकी सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ की गई है उसमें, या किसी चोरी का आपको एहसास हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इसकी कंप्लेंट करेंगे। और हाँ, बैंक की पूरी जिम्मेदारी होगी कि जो भी वहां पे सीसीटीवी कैमरा है, उस सीसीटीवी कैमरे में जो चीजें रिकॉर्ड हैं, जब तक उसका पूरी तरीके से पुलिस ना देख ले, पूरी वेरीफाई ना हो जाए, वेरिफिकेशन ना हो जाए, तब तक उस सीसीटीवी कैमरे के जो रिकॉर्डिंग वो डिलीट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए कि अगर यहाँ पे आपको जो है आपकी जानकारी के बिना, इसके अलावा अगर हम देखें कि जो बैंक लॉकर में कोई अगर सामान आपने रखा है उसका नुकसान हो जाता है, या इमारत टूट जाए, वहां पे आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, इस कंडीशन में बैंक जो है, बैंक की जिम्मेदारी होगी कि ये पूरी तरीके से आपको क्या करे, रिटर्न करे। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई प्राकृतिक कोई आपदा आया हो, उस कंडीशन में अगर कोई लॉस होता है तो उसमें बैंक जो है उस जिम्मेदारी, उसका शुल्क, उसकी जो है जिम्मेदारी नहीं लेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इनकेस अगर कोई डकैती पड़ जाता है,
नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक को जो है अपने ग्राहक का जो है एक तरीके से भरपाई के रूप में बैंक शुल्क का 100 गुना तक राशि देनी पड़ेगी। ये नए नियम के अनुसार कहा गया है। चूंकि बात कर रहे हैं देश के केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार का बैंक जिसे कहते हैं हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर हम इसकी स्थापना देखें तो इसकी जो स्थापना ये एस्टैब्लिश हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। एक समिति गठित की गई थी, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, हिल्टन यंग समिति के अध्यक्षता में, उसी की सिफारिश के आधार पे इसकी स्थापना की गई थी और एक अधिनियम बना था, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935। इसी के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और आगे चलकर जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वर्तमान में वो है मुंबई, लेकिन ये पहले कोलकाता था। 1937 में देखिए इसके हेडक्वार्टर को कोलकाता से मुंबई ला दिया गया और अभी तक ये मुंबई में ही है। इसका नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, 25th नंबर के हैं। अगर पहले जो गवर्नर थे वो सर ऑसबर्न स्मिथ थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। चूंकि हमने देखा आजादी के पहले, आप मुझे बताइए आजादी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर आजादी के बाद, ठीक है, भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद के पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय में प्रथम स्थान पर रहा है। तो प्रति किसान परिवार की जो मासिक आय में जो प्रथम स्थान राज्य रहा वो मेघालय। मेघ का आलय यानी कि मेघों का घर, बादलों का घर, कौन सा, मेघालय। और मेघालय जो है वो प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय में प्रथम स्थान पर रहा है। तो यहाँ भी राज्यसभा का सेशन चल रहा था और वहां के जो इस समय जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने जानकारी दी है कि मेघालय जो है वो मेघालय राज्य प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय में प्रथम स्थान पे रहा है। दूसरे स्थान पे बात करें दोस्तों तो पंजाब रहा है दूसरे स्थान पे। जो उपलब्ध आंकड़े जो यहाँ पे जारी किए गए आंकड़े जो बताए गए उसमें ये बताया गया है कि ये जो प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय, ठीक है, कितने 29,348 इतने रुपए के साथ जो है मेघालय क्या था, प्रथम स्थान पे रहा है। उसके बाद पंजाब देखिए 26,701, उसके बाद हमें देखने को मिलता है हरियाणा 22,841, अरुणाचल प्रदेश 19,225 और उसके बाद हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर रहा 18,918, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े जारी किए गए थे, इंपॉर्टेंट है मेघालय, ठीक है, मेघालय पहले स्थान पे है और हमें देखने को मिल रहा है पंजाब जो है वो दूसरे स्थान पे रहा है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। और ये जो है ये इस बॉडी ने जो बताया है, जो इसका जो इन्होंने बताया है कि भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वो बन जाएगा 2037 तक, 2037 तक बन जाएगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये यूनाइटेड किंगडम की ये अर्थशास्त्र सलाहकार संस्था है, ध्यान रखिएगा, कौन सी, आर्थिक और व्यापार अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। कहां से रिलेटेड है, किस कंट्री से, ये यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है। इसने अभी हाल ही में एक डेटा रिलीज किया और उसमें बताया कि भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है, भारत की जो अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से आने वाले 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में देखा जाए, ठीक है, भारत की स्थिति क्या है, 5वें नंबर पे है, ठीक है, 5वीं जो है तीसरी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले स्थान पे हमें अमेरिका देखने को मिला है, फिर चीन है, फिर जापान है, फिर जर्मनी, ठीक है। उसके बाद कौन है दोस्तों, भारत है। तो भारत वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और आगे चल के ये जो संस्था है आर्थिक और व्यापार अनुसंधान, उसके अनुसार देखा जाए 2037 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, जापान जर्मनी को पीछे छोड़ करके, ठीक है। इसने जो है जो
जो रिपोर्ट जारी किया है उसका देखिए टाइटल क्या था, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। ठीक है, इस नाम से, इस टाइटल के साथ इससे रिपोर्ट जारी किया, और रिपोर्ट जो है विश्व स्तर पर और देश भर में जो व्यापक आर्थिक विकास है उसको ये ट्रैक करती है, किस तरीके से कौन सी कंट्री कहाँ बढ़ रहा है, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं किस तरीके से बढ़ रही है, मंदी की स्थिति क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजों में। इस रिपोर्ट में देखा जाए कितने देशों के शामिल किया गया था, तो दुनिया के 191 देशों के जो है अर्थव्यवस्था के अनुमान को शामिल किया गया था, उनका जो है पूर्वानुमान लगाया गया था कि उनकी स्थिति किस तरीके से रहेगी। ये जो रिपोर्ट है जो अभी 26 दिसंबर को ही जारी किया गया है, ये 14वां संस्करण का ध्यान रखेगा। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2022-23 में जो 6.8 की दर से बढ़ रही है। ठीक है, और अगले 5 सालों में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो उसकी जो वार्षिक आर्थिक वृद्धि औसत होगा कितना, 6.4 ये बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें जो दिख रहा है जो संस्था है यूनाइटेड किंगडम की, क्या नाम है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। लेकिन अगर हम देखें IMF, ठीक है, वर्ल्ड, यहाँ पे IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, तो इन्होंने कुछ अलग बताया है। इन्होंने बोला जो भारत की जो विकास दर है, जिस तरीके का भारत का विकास हो रहा है, भारत जो है 2027-28 में ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें SBI की जो रेप है, माफ करिएगा, इको रेप है इससे यहाँ पे SBI की, उसकी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत जो है 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो देखिए ये सारे अलग अलग जो है संस्थाओं के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। तो आपसे पर्टिकुलर उस संस्था का नाम पूछ के ये कह देगा कि बताइए कि भाई इसने कब बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पे देखिए अमेरिका, चीन, फिर जापान, फिर कौन से थे दोस्तों, जर्मनी, उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया, 24 दिसंबर, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। करेक्ट आंसर इज डी है, 26 दिसंबर को मनाया गया है वीर बाल दिवस। तो पहला ये दिवस मनाया गया है, फर्स्ट जो है ये वीर बाल दिवस मनाया गया है 26 दिसंबर को। जैसा कि आप लोग को पता है इस साल की शुरुआत में दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर, ध्यान रखिएगा, प्रकाश पर्व के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा किया कि इस साल के अंत यानी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी कारण से इस साल जो है पहला जो है वीर बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान यहाँ पे देखा जाए नरेंद्र मोदी जी ने जो 26 दिसंबर को ये मनाया गया है, नई दिल्ली में जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है वहां पे वीर बाल दिवस का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भाग लिया। ठीक है, 26 दिसंबर का दिन क्यों दोस्तों, देखिए गुरु गोविंद सिंह के शहजादे थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के जो है साहिबजादे थे, जिनका एक का नाम था जोरवा सिंह और दूसरे का नाम था फतेह सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा उनको जो है महज यहाँ पे 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष, ठीक है, कहीं कहीं पे देखिए यहाँ पे 7 वर्ष भी लिखा रहता है, कहीं पे 9 वर्ष भी लिखा रहता है इनकी उम्र, है ना, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे 7 और 9 वर्ष देखने को मिलता है। इतनी छोटी सी उम्र में क्या किया गया था, जो मुगल सेना थी उनके द्वारा क्या किया गया था, मार दिया गया था इन्हें। कारण क्या था, इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इन दोनों ने ही देखा जाए, इन दोनों साहिबजादों ने 705 की बात है कि इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया और मुगल का वजीर था यहाँ पे जो है वजीर खान, उसने आदेश दिया और दोनों इनको जो आदेश पर सरहिंद जो कि वर्तमान में फतेहगढ़ साहिब है, वहां पे एक दीवार में इन दोनों को ही क्या किया था, इन दोनों को चुनवा दिया गया था। और इनकी जो माँ थी, ठीक है, गुजरी को, इनकी जो माँ थी गुजरी को किले की दीवार से गिराकर शहीद कर दिया गया था, इनकी माता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और माता गुजरी को। तो इसी के बाद जो है यहाँ पे इसी कारण से इस दिवस को, ठीक है, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस की शुरुआत किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, 26 दिसंबर को, और ये पहला था इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और किस देश ने मोंगला बंदरगाह को नया रूप प्रदान करने के लिए समझौता किया है। तो मोंगला बंदरगाह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में है।
तो इसका करेक्ट आंसर देखिए भाई, बांग्लादेश। और बांग्लादेश और भारत ने इस बंदरगाह को क्या किया है, नया रूप देने के लिए समझौता किया है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने मैप खुला हुआ है और ये देखिए बांग्लादेश का मैप खुला हुआ है, जहां पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा मोंगला बंदरगाह। ठीक है, मोंगला बंदरगाह जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पे ही चिटगांव बंदरगाह है जो अक्सर अब चर्चा में रहता है, काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। यहाँ देखिए पद्मा नदी है, ठीक है, जो कि पद्मा यहाँ पे जो है गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र मिलके पद्मा, और यही पद्मा जाकर कहाँ गिरती है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मेघना। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको नदियों का पता चल रहा है ना। यहाँ पे देखिए गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ पे प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। जो ये दोनों नदियां मिल जाती है तो मेघना के नाम से जाना जाता है, और यही जाकर के जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और यहीं पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा मोंगला बंदरगाह। ठीक है, मोंगला बंदरगाह, और इसी मोंगला बंदरगाह को ठीक है एक तरीके से नया रूप देने के लिए कार्यक्रम के दौरान भारत और बांग्लादेश ने ढाका में ही, जो ढाका में है ये मोंगला बंदरगाह, ढाका जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की, वहां पे जो है ये समझौता, उसी वहां पे ही ये बंदरगाह है और इसी बंदरगाह को नया रूप देने के लिए इन दोनों देशों के बीच में समझौता किया गया है। मोंगला पोर्ट की बात करें तो मोंगला पोर्ट की नवीकरण की परियोजना भारत की 4 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण श्रृंखला के अंतर्गत शुरू की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बंदरगाह की बात करें मोंगला, तो ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है। चिटगांव जो है बहुत बड़ा है, चिटगांव, और इससे देखा जाए भूटान और नेपाल से माल आवाजाही के लिए समुद्री संपर्क भी जुड़ेगा। ठीक है, इसके द्वारा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ये बंदरगाह, जो भी चीज इस तरह की चर्चा में रहती है जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर उडुपी। ठीक है, कर्नाटक में है ये उडुपी जिला, वहीं पे इन्होंने खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो है अनुराग सिंह ठाकुर, और वो कर्नाटक के उडुपी जिले में खेल विज्ञान केंद्र का क्या कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये राज्य सरकार के द्वारा इस खेल विज्ञान केंद्र को स्थापित किया गया है उडुपी में और बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है और यहाँ पे उडुपी जिला, तो यहीं पे जो है खेल विज्ञान केंद्र को स्थापना किया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री ने किया है, अनुराग सिंह ठाकुर ने। और ये केंद्र देखा जाए जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए दवाएं, जो पौष्टिक भोजन है, उपचार, पुनर्वास उपायों पर शोध करेंगे, जिससे उन्हें अपनी क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। तो इस उद्देश्य से जो है खेल विज्ञान केंद्र को स्थापित किया गया है। ठीक है, आइए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2022 ठीक है स्वस्ति सिंह को प्राप्त हुआ है, वह किस राज्य से संबंधित है। तो ये स्वस्ति सिंह ने एकलव्य पुरस्कार प्राप्त किया है और ये किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, करेक्ट आंसर इज डी है, उड़ीसा से ये संबंधित है, ध्यान रखिएगा। एकलव्य पुरस्कार की विजेता है ये, और आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये साइक्लिस्ट है, ठीक है, और इन्होंने जो है इनको स्वस्ति सिंह को 2022 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये स्वस्ति सिंह देखा जाए तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है और ये पुरस्कार उड़ीसा राज्य के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार दिया जाता है, देखिए जितने भी जो युवा खेल प्रतिभा है उनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार। इस पुरस्कार में स्वस्ति सिंह को देखिए क्या क्या मिला, प्रोत्साहन के तौर पर एक तो प्रशस्ति पत्र मिला है, उनको ट्रॉफी मिली है, 5 लाख रुपए का नगद इनाम जो है सरकार की तरफ से दिया गया है। इनके देखा जाए, इनके बारे में उपलब्धियां देखा जाए, जो साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह है तो इनको राष्ट्रीय स्तर पर 2 गोल्ड मिले हैं और 2 सिल्वर जो है इन्होंने प्राप्त किया है। एकलव्य पुरस्कार की दोस्तों बात किया जाए तो यह जो पुरस्कार है वो उड़ीसा का जो खेल पुरस्कार है, उन खेल पुरस्कारों में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार। स्थापना की बात किया जाए तो 1993 में इसका स्थापना किया गया था, तब मतलब तभी से ये दिया जा रहा है। इस पुरस्कार को देखिए उन युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 2 वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है खेल के क्षेत्र में, उनको ही प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा 10 MCQ। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि मलेशिया में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है किसने। ये अरुणाचल प्रदेश के जो है गोटो
गेटो सोरा जो कि 7 वर्षीय हैं, ये बात जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप मलेशिया में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और गेटो सोरा, ठीक है। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा NH 913 नाम से सबसे लंबे राजमार्ग का निर्माण करने की घोषणा की गई है, कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वही बात करें जो 26वां युवा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ है 2023 का, कहां पे होगा दोस्तों? कर्नाटक में हुआ है। और ये जो 26वां, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा खेल सम्मेलन, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, ठीक है, 26वां है जिसका उद्घाटन, जिसका आयोजन किया जाएगा कर्नाटक में। तो 25वां देखिए इस साल जो हुआ है 25वां हुआ था, कहां पे? पुदुचेरी में हुआ था, ठीक है। वही बात करें, एक बुक है जिसका नाम है द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमेंसिंग द वाइज। पुस्तक के लेखक कौन है? रंजीत वी राय, अरित्रा बनर्जी, ठीक है। वही लास्ट हमारा आज का फैक्ट्स ऑफ द डे है कि आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं कितने देशों में दोस्तों? 22 देशों में। और ये आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, ठीक है। तो 22 देशों में जो है, जो भारतीय हैं वो वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चंस मैंने आपसे ज्यादा नहीं पूछे हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका कोशिश करिए आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। बाकी डेली करंट अफेयर्स की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, अपना खुद का सेल्फ नोट बनाइए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बाकी रिविजन करते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।